प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री बैठक में देश में कोविड की मौजूदा स्थिति की करेंगे समीक्षा और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का लेंगे जायजा। देश में अब तक 155 करोड़ टीके लगाए गए। 15 से 18 साल के 3 करोड़ से अधिक युवाओं के कोरोना वैक्सीन की लगी पहली डोज। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 5,488 मामले। भाजपा चुनाव समिति की बैठक खत्म। पीएम मोदी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रहे मौजूद। कुल 172 सीटों पर हुई चर्चा। और खेल की खबरों में केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन लड़खड़ाया भारत का मध्यक्रम। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे सस्ते में लौटे पवेलियन वापस। देश भर में मनाया जा रहा है फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी। कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का लोग कर रहे हैं पालन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं ओम प्रकाश और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। रविवार को पीएम मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियां, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और जिला अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों में इस बारे में समन्वय करें। प्रधानमंत्री ने मास्क का इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल भी दिया था ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले यही कि पहले से निर्धारित वक्त तो 4 बजे का था जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू होनी थी। क्या ताजा जानकारी, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, कुछ ही देर के अंदर जो बैठक है, जो चीफ मिनिस्टर्स के साथ शेड्यूल है, ये शुरू होने वाली है कुछ ही देर के अंदर। और इसमें प्राइमरीली वो स्टेट्स भी शामिल हैं जहां पर इस समय पर जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु प्रोमिनेंट ऐसा स्टेट है, केरला है। तो लगभग जो तमाम स्टेट्स हैं उनका फोकस इसी बात पर रहेगा कि जो चैलेंजेस इस समय पर वो फेस कर रहे हैं उसमें सेंटर किस तरह से सहायता कर सकता है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट है कि जो सेंटर की तरफ से अगर बात की जाए, अगर अब भारत की बात करें तो भारत में हम देखेंगे कि जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया गया है पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, मकसद साफ है कि आज जो पहले हमें एक्सपीरियंसेस मिले हैं कोविड से जूझते जूझते, वो एक्सपीरियंस अब ओमिक्रॉन से लड़ने में भी काफी ज्यादा काम आ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक दुरुस्त किया गया है। देश में इस समय पर 18 लाख के आसपास आप कह सकते हैं आइसोलेशन बेड शामिल हैं, 5 लाख के आसपास ऑक्सीजन बेड्स शामिल हैं। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की हम जो बात करते हैं तो 3000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शामिल है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट है कि जहां तक ड्रग्स एंड मेडिसिन की बात आती है, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे में एक तरह से भारत जो कि फार्मेसी कैपिटल कहा जाता है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहा जाता है, तो ड्रग्स की सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित ना हो, हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ड्रग्स और मेडिसिन पहुंच सके, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया सके। लेकिन प्राइम फोकस वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर रहता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल अरुण, एक बात जिस पे प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे हैं वो है कि जिले स्तर तक जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं, जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मौजूद हों और इसमें समन्वय की एक बड़ी भूमिका है, जिसपे प्रधानमंत्री ने पिछले रविवार को जो बैठक हुई थी उस पर भी जोर दिया था। अब राज्यों के मुख्यमंत्री खुद मौजूद इस मीटिंग में रहेंगे, इस बैठक में, तो जो समन्वय का जो मुद्दा है, जो हमने देखा था
जो सेकेंड वेव में शुरुआती तौर पे एक मुद्दा बनकर उभरा था। आपको लगता है जो भी बॉटल नेक्स होंगे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद होंगे प्रधानमंत्री के साथ, तो ये जो बीच में कभी कभी जिस तरह की हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं उसका पूरी तरह निराकरण हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कई बार बीच में आते हैं जिसकी वजह से कुछ बॉटलनेक्स फेस करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 बार जो कोविड के अंदर जो एक तरह से स्पाइक आता हुआ देखा, तो उसके अंदर हमने जो कोविड के खिलाफ अपने इंफ्रा को दुरुस्त किया, उसमें जो हमारी जो फाइट अगेंस्ट कोविड रही थी, उससे हमें एक्सपीरियंस जो गेन हुआ, वो इस बार काफी काम आ रहा है। स्टेट और सेंटर नो डाउट एक बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो कि इस बार देखने को काफी हद तक दिख रही है कि सेंटर और स्टेट एक समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्टेट्स को जहां भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको दुरुस्त किया जा सके, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। दूसरा, जो देश की टॉप लीडरशिप है उसका साफ संकेत है कि आप जनता जनार्दन के साथ में संपर्क बनाए रखें। टॉप लीडरशिप जो देश की, उसका साफ संदेश स्टेट्स को ये पहले भी जा चुका है कि जो जनता जनार्दन है उसमें अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग पैनिक ना करें, इस बात पर फोकस रखा जा सके और हर चीज को कम्युनिकेट किया जा सके जनता जनार्दन तक। ये बात पर बहुत बड़ा प्राइम फोकस निकलता हुआ आ रहा है। कभी आप देखेंगे कि हर स्टेट, प्राइमरीली स्टेट वाइज आप देखेंगे कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस ब्रीफिंग करके ये बताया जा रहा है कि सरकार क्या स्टेप्स ले रही है। देश में जैसा मैंने आपको बताया 18 लाख के आसपास आइसोलेशन बेड्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बेड्स जो तमाम स्टेट्स आप देखेंगे, कोई भी अपनी बेडिंग कैपेसिटी का 2 से 3% ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि ज्यादातर बेड्स जो है वेकेंट पड़े हुए हैं। तो पैनिक की कोई बात नहीं है। स्टेट, सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, ये हर लेवल पर इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पैनिक ना फैले, क्योंकि इसकी कोविड के खिलाफ लड़ाई का सिर्फ एक ही वो हथियार है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, साथ ही साथ 2 गज की दूरी की जो हम बात करते हैं वो रहे, और एक तरह से वैक्सीनेशन जो है वो कहीं ना कहीं फुल स्विंग में, और उसको एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके। बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा है जो राज्यों और केंद्र के समन्वय के बीच में एक उभर कर आता रहा है, वो है किस तरह जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो पूरा सप्लाई चेन है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। हम देख रहे हैं कई मुद्दों पे, जैसे ऑक्सीजन आपूर्ति के जैसे मसलों पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, राज्यों अस्पतालों को एक तरह से सक्षम बनाया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें तीसरी लहर के संदर्भ में, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस वक्त महत्वपूर्ण होंगे जहां तक सप्लाई चेन की बात है? देखिए ओम प्रकाश, वायरस का जो बिहेवियर और कैरेक्टर है वो हर बार बदलता है। हमने फर्स्ट जब लहर ऑल ओवर वर्ल्ड में जब आती हुई देखी तो कोविड का जो बिहेवियर था वो काफी अलग था। सेकेंड, जब एक वेव देखी हमने दुनिया भर के अंदर तो उसका कैरेक्टर और बिहेवियर काफी अलग था। उसमें ऑक्सीजन की काफी किल्लत होती हुई दिखाई दी थी। हमने देखा कि ऑक्सीजन सप्लाईज पर बहुत असर पड़ा था, तमाम देशों को अपनी ऑक्सीजन सप्लाईज को बढ़ाना पड़ा था। तो ये सेकेंड पीक की हम जो बात करते हैं, उस समय वायरस का कैरेक्टर था कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा मांगता था। तभी आप देखिए कि भारत ने भी 3000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स वो पूरे देश भर के अंदर स्थापित किए हैं। पीएम केयर्स के माध्यम से 4000 के आसपास की बात की गई कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को देश भर में लगाया जाएगा। आज की तारीख में ऑक्सीजन के लिहाज से जो भारत के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट है वो सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है जहां तक ऑक्सीजन सप्लाईज की बात आती है। इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की हम जो बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर के अंदर ये पाया जा रहा है, माइल्ड फीवर देखने को मिल रहा है, लोगों को खांसी हो रही है या माइल्ड इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका जो तोड़ है वो ये है कि कैसे आप ड्रग्स, मेडिसिन को एक तरह से मुहैया करा सके। भारत दुनिया के लिए फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहा जाता है, फार्मेसी कैपिटल कहा जाता है। तो ऐसे में जब ड्रग सप्लाई की जो बात आती है वो कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे, इस बार की जो स्ट्रैटेजी सरकार की है वो यही है कि मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो। सरकार ये इंश्योर करे कि तमाम मेडिसिन जो है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, गांव दूर दराज के इलाकों तक बेहतरी के साथ पहुंच सके। दूसरा जो इस बार की स्ट्रेटेजी है वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को लेकर के है, जो कि फर्स्ट पीक में भी देखी गई थी। उस समय की स्ट्रेटेजी भी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट था, सेकंड वेव में वही था, थर्ड वेव में भी वही चीज कॉमन है कि आप, क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्शन 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा या प्रायर वेरिएंट से अगर आप देखेंगे, तो इस बार ये है कि जल्द से लोगों को टेस्ट करके ट्रैक किया जा सके कि किन किन लोगों के संपर्क में जो सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो आया है, उसको ट्रैक किया जा सके। तो उस चीज पर, उस इंफ्रा को दुरुस्त करने की जरूरत है। 16 लाख से ज्यादा, 20 लाख तक आप कह रहे टेस्टिंग कैपेसिटी इस समय पर जा रही है देश के अंदर, तो ये जाहिर से दर्शाता है कि भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ही दुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की इस बैठक पर नजरें जमी होंगी कि क्या चीजें वहां से निकल कर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं देश में ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित होने की संख्या बढ़कर 5488 तक पहुंच गई है। अब तक महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1367, जबकि राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 486, कर्नाटक में
479 और पश्चिम बंगाल में 294 केस सामने आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां अभी तक ओमिक्रॉन के 275, तेलंगाना में 260 और गुजरात में अब तक 336 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु और हरियाणा में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 100 तक है। राहत की बात यह है कि 2162 मरीज ओमिक्रॉन को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसार लिए हैं। और वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों की बात करें तो इसमें बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,47,417 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी अवधि में 84,825 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,17,531 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 95.59% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 से 18 साल के 3 करोड़ से अधिक युवाओं के कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों का उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि युवा भारत में जिम्मेदारी और उत्साह की महान भावना। 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। मैं अपने सभी योग्य युवा मित्रों से अपील करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं। और देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। कई करोड़ बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर किशोरों में काफ़ी उत्साह पाया जा रहा है। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर स्वयं भी वैक्सीन ले रहे हैं और दूसरों से भी टीके लगवाने और सुरक्षित रहने का आह्वान कर रहे हैं। मैंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवा लिया है। आप उससे ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही पेन वगैरह होता है। जो भी और भी जिन छात्रों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया वो वैक्सीनेशन करवा लें। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप वैक्सीन लीजिए। मैंने भी कुछ दिन पहले ही वैक्सीन ली थी, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें वैक्सीन उपलब्ध कराई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी वैक्सीन लीजिए और अपने जितने भी हॉस्पिटल्स है उनमें जाके लीजिए और इनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो आपको वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी, तभी हम सब मिलकर इससे लड़ पाएंगे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। केशव प्रसाद मौर्य ने उम्मीद जताई कि भाजपा चुनाव में 2017 जैसी ही शानदार विजय प्राप्त करेगी। आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से बिल्कुल अब स्पष्ट है कि 172 सीटों पर शुरुआती तौर पे चर्चा हुई है केंद्रीय चुनाव समिति में, कौन सी ये 172 सीटें हैं? क्या ये समझा जाए कि पहले चरण या दूसरे चरण की जो सीटें शामिल हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहा है? निश्चित तौर पर जो पहले और दूसरे चरण की 58 और 55 सीटें हैं, अगर मैं सीट संख्या सही याद कर पा रहा हूं, तो उन पर चर्चा हुई। उसके बाद जो कुछ तय सीटें हैं तीसरे, चौथे या फिर 5वें चरण की, उस पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर 172 सीटों पर आज चर्चा पूरी हो गई है और 3 बातों पर सभी की अब निगाहें हैं। पहली बात यह है कि एक समझौता जो सहयोगी दलों के साथ हुआ है, निषाद पार्टी और अपना दल के साथ, उसमें समझौते के तहत सीट बंटवारे कितने में सीट मिलने वाली है, जिसके संकेत संजय निषाद ने दे दिए हैं। लखनऊ में औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है कल या परसों, जिसमें संजय निषाद ये कह रहे हैं कि निषाद पार्टी को 15 से 16 सीट दी जा सकती है। अपना दल को भी कहा जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास सीट पर बातचीत चल रही है। तो पहली बात इस पर निगाह लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि जब भी सीटों का ऐलान होगा कल या परसों, संभवतः परसों ये बात कही जा रही है, तब
172 सीटों पर ऐलान हो सकता है, या हो सकता है सिर्फ उसमें कुछ सीटों पर ऐलान रोक लिया जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। और जो तीसरी सबसे अहम बात है जिस पर इस वक्त बहुत चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव लड़ना तय हो चुका है, संकेत पहले ही मिल चुके थे। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर बहुत चर्चा थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले मथुरा को लेकर चर्चा थी, वहाँ के कई नेताओं ने ये कहा था कि उन्हें मथुरा से लड़ना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं 3-4 दिनों से कि अयोध्या से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें मोहर लगाई गई है, ये एक सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अंतिम तौर पर ऐलान अयोध्या सीट से होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें जब बीजेपी की सूची आएगी तब इंतजार करना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है 2 सीटों पर विचार किया गया है उनके लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी खबर है जिस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि अयोध्या आप जाने कि एक लिहाज से अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कदम होगा बीजेपी का रणनीतिक तौर पर, क्योंकि अयोध्या और उसके आसपास अवध की जो सीटें हैं उस पर उसका एक राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जी, जो पहले और दूसरे चरण की सीटें हैं जिन पे चर्चा हुई है, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद आज या कल 1-2 दिनों में नाम की भी घोषणा हो जाए, वो सूची आ जाए। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक या कहें अटकलबाजियों का दौर है, वो ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जिसमें पहले दूसरे चरण में चुनाव होने हैं मोटे तौर पे, वहाँ पे जिस तरह से किसान आंदोलन की स्थिति रही, तो राजनीतिक तौर पे भाजपा काफ़ी सोच रही होगी, संवेदनशील होगी कि आखिर किस तरह से यहाँ टिकट बंटवारा हो। क्या ये एक चुनौती भाजपा के लिए होगी? देखिए 2-3 बदलाव देखने को मिलते हैं 2017 के मुकाबले। अगर आप 2022 में देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हालात हैं उसमें पहली बात यह है कि आरएलडी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है, और ये कहा गया कि जो किसान आंदोलन हुआ उसका ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन अब हम जानते हैं कि सरकार ने एक फैसला लिया, उन कृषि कानूनों को वापस लिया, साथ ही साथ किसान कल्याण के लिए तमाम कदम जो उठाए गए थे, बीजेपी ये मानती है कि उसका सकारात्मक प्रभाव किसानों के बीच देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ तमाम अन्य फैक्टर भी हैं जिस पर पार्टी काम कर रही है, और आपको टिकट वितरण में भी वो देखने को मिल सकता है कि सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। एक जो बात ये सामने आ रही है कि जिन विधायकों के खिलाफ नाराजगी है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बात खास तौर पर लागू होती है। और पहली सूची में हम देखेंगे कि कम से कम ये कहा जा रहा है 1 दर्जन विधायकों को टिकट नहीं मिल सकता है, यानी उनका टिकट काटा जा सकता है, और कई विधायकों की सीटों को बदला जा सकता है, यानी उनके चुनाव क्षेत्र बदले जाएंगे। तो उससे संकेत मिलेंगे कि बीजेपी सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण करने जा रही है, टिकटों का ऐलान करने जा रही है, और पहली सूची से वो संकेत काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक आम धारणा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर देखें तो लोग ये तमाम राजनीतिक समीक्षक इस बात पर नजर लगाए हुए हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार बीजेपी के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन बीजेपी ये नहीं मानती। बीजेपी के तमाम नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो आप जब एक तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि बीजेपी का जो प्रदर्शन रहेगा वो एक तरह से कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा रहने वाला है, और उसमें पार्टी अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से जो संभाग है बीजेपी की 6 रणनीति पर काम करती है, वहाँ के सामाजिक समीकरणों के हिसाब से और रणनीति पर आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों की मजबूती पर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इंग्लैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की शुरुआत की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कतार में सबसे आगे रखने का सुनहरा अवसर करार दिया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिटेन की विदेश मंत्री एनी मैरी ट्रेवेलियन उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने के साथ ब्रिटिश व्यापारियों को भविष्य में सुनहरा अवसर प्रदान करना है। Aim for this to be a future-facing deal, accelerating the business that we do together in the cutting-edge sectors that are reshaping the global economy. Areas like services and innovation, where Britain and India are already world leaders, and in which we are therefore ideal partners, with many British and Indian businesses working side by side to push the boundaries of technology from fintech to green tech, from automation to AI.
through our commitment to a new and transformational comprehensive strategic partnership and the 2030 roadmap for future UK-India relations, we aim to double trade between our countries by the end of this decade, supporting jobs, businesses and communities in both our countries. वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोनों देशों द्वारा औपचारिक रूप से इसका समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे हमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। Today, the terms of reference of the free trade agreement have been finalized and formally endorsed by both countries, and therefore we are launching formal negotiations for the free trade agreement, for which both teams will be proactively and regularly engaging with each other, deliberating on different aspects of our relationship and fast-tracking the interim agreement or an early harvest agreement where we hope to capture the low-hanging fruits which will provide opportunities for businesses on both sides in UK and India and help us substantially enhancing the volume of trade in goods and services. पिछले साल अक्टूबर 2021 में शुरू हुए दुबई एक्सपो 2020 में अब तक 7,30,000 दर्शक भारतीय पवेलियन में आ चुके हैं। पवेलियन का दर्शकों का सबसे पसंदीदा पवेलियन ये माना जा रहा है। इसी सप्ताह पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा और कई गणमान्य सदस्यों ने दुबई एक्सपो का दौरा किया था। पर्यटन के क्षेत्र में यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार और अन्य साझेदारों के बीच उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से इस सप्ताह जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा ने एक्सपो का दौरा किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर राज्य पर आधारित एक विशेष पवेलियन का उद्घाटन किया गया। उपराज्यपाल के दौरे के दौरान राज्य में निवेश के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रियल एस्टेट और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन सबके अतिरिक्त इस सप्ताह भारतीय पवेलियन में एलिवेटेड 5 नामक एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर 65 से अधिक स्टार्टअप ने निवेशकों के सामने अपनी प्रस्तुति दी। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी शहीदों को शत-शत नमन कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। प्रधानमंत्री की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए देश भर में वीर शहीदों के 5,000 परिजनों को कृतज्ञता पट्टिका प्रदान की जाएगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। पूरा देश जहां स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और स्वतंत्रता के 75 वर्षों के जश्न को मना रहा है, तो वहीं एनसीसी भी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीदों को शत शत नमन नामक कार्यक्रम के जरिए एक विशाल समारोह का आयोजन करने जा रहा है। जी हां, देश को आजादी मिलने के बाद देश की सीमाओं और आजादी को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले हमारे देश की तीनों सेनाओं के हर वीर शहीद के परिजनों को एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से देश भर में वीर शहीदों के 5,000 परिजनों को कृतज्ञता पट्टिका प्रदान की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। NCC is also organizing a mega event called Shahidon Ko Shat Shat Naman throughout the country as part of this Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this event, the next of kin of every brave heart from all the 3 services who made the supreme sacrifice to preserve our independence will be honored by them. NCC officers and cadets across the country will visit approximately 5,000 next of kin and present the plaque of gratitude to them on 26 January this year, coinciding with the Honorable Prime Minister paying homage to our shaheeds at the National War Memorial. देश की राजधानी दिल्ली में एनसीसी ने 119 शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। इन शहीदों के परिजनों को 26 जनवरी 2022 को दिल्ली निदेशालय के एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों द्वारा सम्मान भी दिया जाएगा। In Delhi, we have already located and met the next of kin of 119 martyrs. These next of kin
will be felicitated by our NCC officers and cadets from the Delhi Directorate on 26 January. ये विशाल आयोजन हर बहादुर और वीर सैनिक के योगदान का सम्मान करता है। हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन वीरों को श्रद्धांजलि देने से न केवल उनके शौर्य से भरे कार्यों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलेगी, बल्कि हमारे एनसीसी कैडेट भी उनसे प्रेरित होंगे। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।